नया सवेरा के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच एमडीएच। राजस्थान अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी हुई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। इनके दिन की शुरुआत एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में, जिसमें अब कोर्ट भी ममता बनर्जी के निशाने पर आ गए हैं। बिगड़े हैं ममता बनर्जी के बोल। क्या कुछ कहा है उन्होंने अदालतों को, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ फिर गरमाई है तुष्टीकरण की सियासत। मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी का निशाना रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा होगी कर्नाटक की सियासत की भी, जहां फ्री बी और फंड की सियासत साफ दिख रही है और सिद्धारमैया धरने पर बैठे हैं। तो उस पर कई सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होने और न ही उसे धर्म के आधार पर बांटे जाने की दी गारंटी। राजस्थान के टोंक में कहा, कांग्रेस लोगों की संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांटने की कर रही है गहरी साजिश। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर दिए जा रहे बयानों पर दिया स्पष्टीकरण। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नेताओं की बयानबाजी को बताया अनर्गल। कांग्रेस नेता चुनावी जनसभाओं में भी धर्म के बंटवारे वाली बात को कर रहे हैं खारिज। ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में नियुक्तियां रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बताया अवैध और एक तरफा। कहा, भाजपा के निर्देशों के अनुसार दिया गया फैसला। 2016 की शिक्षक भर्ती में खुलेआम दिखा था भ्रष्टाचार। छापे में मिले थे नोटों के पहाड़। अदालती आदेश पर ईडी, सीबीआई ने की थी जांच। और कर्नाटक में सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अलग फंड न मिलने का आरोप लगाकर सीएम सिद्धारमैया बैठे धरने पर। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कहा, फ्री बी का कार्ड बांटकर वोटरों को लुभा रही है कांग्रेस। और आपको यहां से इससे पहले की खबरों को दिखाएं, आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को
वोट देने के लिए, मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे? मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है?
और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। हमारी प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही। तो कांग्रेस के तुष्टीकरण पर सवाल उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा की अपनी रैली पर। उन्होंने कहा कि 60 वर्षों तक शासन किया, गरीबी हटाने की बात कही, लेकिन गरीबी को हटा नहीं सके कांग्रेस के लोग, तुष्टीकरण में ज्यादा व्यस्त रहे। फिलहाल अब बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाला जो पश्चिम बंगाल में था, उस पर अदालत के फैसले को किस तरह से ममता बनर्जी परिभाषित कर रही है। अब कोर्ट भी ममता बनर्जी के निशाने पर आया है और अदालत पर दीदी के बिगड़े हैं बोल। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने और किस तरह से पश्चिम बंगाल में सियासत आगे बढ़ रही है, इसको दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने 2016 में की गई शिक्षकों की भर्ती को अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के चलते रद्द कर दिया था। कल यह फैसला आया था। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया। लगभग 25,000 नौकरियों पर खतरा उठ गया है। भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक घूस लेने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर ईडी और सीबीआई ने इसकी जांच की थी। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारी जेल में हैं। राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी सलाखों के पीछे हैं। छापे में आरोपियों के ठिकाने से नोटों के पहाड़ मिले थे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। अब ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को अवैध बताया। कहा एजेंसियां ही नहीं, कोर्ट भी बीजेपी के प्रभाव में है। ममता बनर्जी ने कहा कि 1 लाख परिवारों का सवाल है। कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यह कहा ममता बनर्जी ने। और यह भी कहा कि यह भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने अदालतों को अपने विस्तारित पार्टी कार्यालयों में बदल दिया है। अदालती फैसलों को चुनौती देना न्यायिक अधिकार है, इससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता जाहिर तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि खुलेआम भ्रष्टाचार साबित होने पर भी कोर्ट को ही भ्रष्ट बताना कहां तक सही है, और यह सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बार बार निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है, लेकिन डिवीजन बेंच की जज अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने में असमर्थ हैं। वो हमारी सरकार की सुविधाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन बात हमारे खिलाफ करते हैं। ये सोचिए कि किस तरह की बयानबाजी है। यह आदेश गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से देखते हैं। सबटाई तो सरकारी टाकाय चलें, सरकारी गाड़ीते चलें,
সরকারি স্বীকৃতিতে চলে, মানুষ আপনাদের সম্মান করে, আমরাও আপনাদের সম্মান করি। এই অর্ডারটা বেআইনি অর্ডার, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। तो उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता मत करना, हताश मत होना और हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अदालतों को पर प्रश्नचिन्ह लगाया वो निश्चित तौर पर चिंतनीय है और उस पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे ममता बनर्जी से। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की सरगना ममता बनर्जी बेनकाब हो चुकी हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया। वेस्ट बंगाल के करप्शन के स्लीपर सेल का सही सरगना, जो असल सरगना है ममता बनर्जी, वो पूरे तौर से बेनकाब हो गई है। ममता बनर्जी को ऐसे बड़े करप्शन में जहां पर हाई कोर्ट के भी फैसले आ गए हैं और हाई कोर्ट जजमेंट ने पूरे तौर से उनको एक्सपोज कर दिया है, ऐसे में ममता बनर्जी को आज इस्तीफा देना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कल कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, जो स्टेटमेंट्स ममता बनर्जी की तरफ से आए हैं वो उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस तरह से ये हाई कोर्ट के जजेस पर, डिवीजन बेंच पर सीधे तौर पर कहना कि हमसे सुविधाएं लेते हैं और फैसला हमारे खिलाफ कहते हैं। क्या कहना चाह रही ममता बनर्जी? क्या सियासत इस निचले स्तर तक आ गई है? नहीं, और निखिल देखिए, मैं बाकी सब बात को छोड़ के कल जो जजमेंट दिया गया है उसकी जो 355 नंबर की पंक्ति है या पैराग्राफ है, उसमें से 2 लाइन मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं पूरे देश के दर्शकों को, जो सुनना काफी जरूरी है। क्योंकि ये तो है कि करीब 26,000 के आसपास लोगों की नौकरी चले गए। ममता बनर्जी ने जैसे आपने सुनाया कि उन्होंने बताया कि हम देख लेंगे, अदालत इस तरह से अदालत को गाली दिया है, लेकिन एक जगह पे जहां पे अदालत ने कुछ कहा है उस जगह को पढ़ के सुनाना जरूरी है, क्योंकि सब लोग ये 381 पढ़ने की ये जो जजमेंट है इसको शायद पढ़ने की मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे अदालत की तरफ से बताया गया है, इट इज शॉकिंग that at the level of the cabinet of the state government, decision is taken to protect employment obtained fraudulently in a selection process conducted by the SSC for state funded schools. इसमें यह बताया जा रहा है निखिल कि कैबिनेट की, इसमें कैबिनेट इस तरह से फ्रॉडुलेंट जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट ने उसको मंजूरी दिया है। तो आप ये समझ लीजिए, जब ममता बनर्जी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो राय है, ये जो जजमेंट है, ये इलीगल है, अब जजमेंट को अगर पढ़े तो जजमेंट में ऐसा एक इशारा है कि जो कैबिनेट है हो सकता है वो भी ये फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयमेंट को मंजूरी दिया है। मतलब ये कैबिनेट भी ये सारे के सारे धांधली में, ये सारे की सारी स्कैम में एक हिस्सा बन चुके हैं, जो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे सामने आया, जो अदालत ने बताया। निखिल जी जी जी, अब मैं चाहूंगा कि ये जो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके सियासी मायने बताइए और किस तरह से इस पूरे फैसले का और ये जो तमाम बयानबाजियां हो रही हैं इसका सियासत पर, पश्चिम बंगाल की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है? तो देखिए निखिल, स्थिति ऐसा है कि 26,000 कोई कम संख्या नहीं है। ये जाहिर सा बात है कि इसमें कुछ लोग ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उठा भी रहे हैं कि इसमें जो जायज लोग हैं उनका भी नौकरी चले गए। लेकिन कहानी यह है कि पिछले 3-4 सालों से अदालत की तरफ से बार बार ये कहला जा रहा है कि आपने जो ठीक ठाक मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिले है और जिन लोगों को इस तरह से फ्रॉडुलेंटली नौकरी मिले है, इन दोनों का लिस्ट अलग अलग बनाइए। लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि स्कूल सर्विस कमीशन ने धांधली इतना दूर तक लेके गया है कि इनके तरफ से ये मुश्किल तो हो गया है कि ये कौन फ्रॉडुलेंट है और कौन असली है ये निकालना, क्योंकि वेमर सीट आधा से ज्यादा वेमर सीट मिल नहीं रहा है जी। जो वेमर सीट सफेद है, मतलब जहां पे जैसे जिस तरह से धांधली हुआ है कि सफेद खाली वेमर सीट जमा करने के लिए बताया गया था, वो खाली वेमर सीट अदालत की तरफ से बताया कि वेबसाइट में आप अपलोड करो। अब इसको अगर वेबसाइट में अपलोड करें तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसका धांधली है और किसका ओरिजिनल है। ये स्कूल सर्विस कमीशन करना नहीं चाहते। तो ये जो सब कुछ एक पिछले 3-4 साल में सरकार, कैबिनेट, स्कूल सर्विस कमीशन, पुराने जो आधिकारिक थे वो, मिनिस्टर्स जो थे वो, विधायक जो थे वो, ये सारे मिलके इतने कोशिश किए हैं कि इस जो इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करना, इसको किसी जगह पे रुकवा देना, इसको किसी तरह से दूसरे रास्ते पर ले जाना, ये अब एक समस्या हो गया है निखिल। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो, और इसके तमाम सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो सियासत है उसको लेकर गरमाई है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, हम आपसे और भी अपडेट्स दिन में लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कि फिर गरमाई है तुष्टीकरण की सियासत, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और एक बार फिर हम बात करेंगे तुष्टीकरण की सियासत की, कि किस तरह से तुष्टीकरण की सियासत को लेकर के घमासान मचा हुआ है। क्योंकि इस बीच में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उस पर सवाल उठाए हैं बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कांग्रेस उस पर पलटवार कर रही है। तो राजस्थान के चुनावी रैली में पीएम मोदी ने आज एक बार फिर तुष्टीकरण का ये मुद्दा उठाया है। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने ये रैलियों में मुद्दा उठाया। राजस्थान के चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया है। पीएम ने कहा कि आज हनुमान जयंती है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। कांग्रेस राज्य में हनुमान चालीसा सुनना, आस्था का पालन करना क्यों मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस ने तो राजस्थान में रामनवमी में राम राम कहने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और तुष्टीकरण पर जबरदस्त चोट करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की याद दिलाई है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण खत्म करना है, संविधान बदलना है। पीएम ने आज इसका जवाब दिया कि पिछड़े, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इस आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं बांटने दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तब दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में वोट बैंक के लिए सेंध लगाने की कोशिश की जाती है। संविधान के खिलाफ जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कोशिशें की जाती हैं। संविधान हालांकि इसके खिलाफ है, फिर भी यह कोशिश की जाती है। पीएम मोदी के आरोप को कांग्रेस खारिज करती है। यहां तक कि सूत्रों के मामले, मंगल सूत्र को लेकर के भी कांग्रेस ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सीएए का जिक्र नहीं किया है, लेकिन केरल में चिदंबरम ये दावा करते हैं कि सरकार बनते ही सीएए कानून निरस्त करेंगे।
अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी भी विकास के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती। अमित शाह ने भी यह आरोप लगाया है। अमित शाह का आरोप है कि कांग्रेस 1960 से आज तक सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू, सिख, क्रिश्चियन को अगर भारत नागरिकता देता है तो कांग्रेस पार्टी को इसमें आखिर दिक्कत क्या है? और इससे पहले कि हम इस खबर को और विस्तार दें, आपको ले चलेंगे खूंटी, जहां बीजेपी के नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तब लोगों को अंदर भय पैदा करके, खौफ पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कभी लोगों के दिलों में भय पैदा करके समर्थन नहीं हासिल करना चाहती, बल्कि लोगों के दिलों में हम प्यार, मोहब्बत और विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब जानते हैं एक बात और, आपको मालूम है कि नहीं, अखबार में पढ़ा कि नहीं, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। मालूम है कि नहीं? बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई। जानते हैं कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहनों भाइयों, इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी निर्विरोध जीते, तब लोकतंत्र को खतरा नहीं था। और आज यदि निर्विरोध सूरत में भाजपा का प्रत्याशी यदि सांसद बन जाता है तो लोकतंत्र को खतरा है। बताइए, यदि कांग्रेस का कैंडिडेट निर्विरोध हो जाए तो लोकतंत्र की मजबूती, और बीजेपी यदि जीत क्या बन जाए, निर्विरोध हो जाए कैंडिडेट, तो लोकतंत्र पर खतरा। क्या है तमाशा? अरे झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। अरे कांग्रेस के दोस्तों, राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में कुछ है दमखम तुम्हारे अंदर। अजीबोगरीब है। और एक ही नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में, जानते हैं समाजवादी पार्टी, डिंपल यादव वहां की 2012 का लोकसभा का उपचुनाव था, निर्विरोध जीत गए, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं था। हमारा एक आदमी जीत गया तो लोकतंत्र को खतरा हो गया। बहनों भाइयों, बराबर ये जनता की आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं कि आप अर्जुन मुंडा को ऐसा करिए ना, झारखंड हर समय रिकॉर्ड बनाता है तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। तो झारखंड के खूंटी में राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और अब बात करते हैं अपनी खबर की, किस तरह से तुष्टीकरण की सियासत को लेकर आरोप प्रत्यारोप गर्म है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो पर लगातार बार बार सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल एक चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश हुआ है, कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में
उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो ये कहना पीएम का कि कांग्रेस का हिडन एजेंडा बाहर आ गया तो अब कांग्रेस को दिक्कत हो रही। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वे देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराने की भी बात कही है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। और इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अखिल चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिल चौधरी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपके पास आते हैं, जिस तरह से भी आपने ये सुना भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की नीतियों को छुपाने में क्यों लगी है कांग्रेस अपनी नीतियों? देखिए, जब से ये चुनाव पहले चरण का समाप्त हुआ तब से बीजेपी को समझ में आ गया कि इनका जो ये जुमला है 400 पार वाला, वो काम नहीं कर रहा। तो राजस्थान समेत और राज्यों में जब फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हुए और उनको पता चला कि भाई ये तो हार रहे हैं, तो जीत नहीं रहे, लोग बाग इनके पक्ष में वोट नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने बांसवाड़ा में पहले परसों इन्होंने एक बैठक में, चुनावी बैठक में एक बात कही थी, जिसमें इन्होंने जो हमेशा की तरह एक हिंदू मुस्लिम उसमें फंसाने की कोशिश करी। देश की जनता काफी समय से ये हिंदू मुस्लिम इनका जो चक्कर है वो देख रही है, तो अब इस झांसे में तो आने वाली है नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बात करी, तो हमें खुशी है कि उसके बारे में बात हुई। तो इससे पता भी चलेगा जनता को कि हमारा मैनिफेस्टो एक्चुअली कहता क्या है। हमारे 5 जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो न्याय पत्र, जो मैनिफेस्टो को हमने न्याय पत्र कहा है, और उसमें हम लोग 5 न्याय, महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, श्रमिकों की, किसानों की, युवाओं के और हिस्सेदारी न्याय के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसको एक उलझाने के लिहाज से कहा, लेकिन हम जो हिस्सेदारी बात कर रहे हैं इसके बारे में हमारे नेता राहुल गांधी ने, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने, हमारे तमाम पदाधिकारियों ने कांग्रेस के ये बात कही हुई है कि हिस्सेदारी न्याय से अभिप्राय है कि हमारा जो दलित समुदाय है, हमारा जो पिछड़ा समुदाय, ओबीसी समुदाय है, हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे हिस्सेदारी पूरे इनके पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हो रही है। ये सिंपल सी चीज है। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। आप ये भी देख लीजिए कि हमने जब जातिगत जनगणना की भी बात करी कि ये होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, किसको मार्जिनलाइज करा जा रहा है। तो ये चीजें हमारे मैनिफेस्टो में थी। इसके उत्तर में, जो मेरी बात कंप्लीट कर लूं, उसके उत्तर में उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का जो एक अलग ही गंदी डिबेट छेड़ दी, ये तो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में है, ये हमारे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके खिलाफ में है, उसको वायलेट करता है। इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। अब आपको सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन भी जो जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दरअसल जो इनका मैनिफेस्टो है उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर सामने ला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं,
और इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस को मुल्क से ज्यादा मुसलमान पसंद है, मुगालते में रखने के लिए। अगर मुगालते में मुसलमानों को नहीं रखा होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई किसके कारण है? और दूसरा, मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति, जब नेहरू कहते हैं कि आई एम बाय एक्सीडेंटल हिंदू और अपने आप को मुसलमान, मुस्लिम कल्चर से कल्चरली अपने आप को मुसलमान बताते हैं, ये काम उसी समय से शुरू हो गया था। वर्गीय चेतना के कारण ही ना मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। परिणाम विभाजन के रूप में सामने आया। मुस्लिम सुनकर हम आने वाले दिनों मुल्क को मिस करने लगे हैं। खड़गे कांग्रेस के नए खलीफा बन रहे हैं, जो खिलाफत आंदोलन की नई पटकथा लिख रहे हैं। कांग्रेस को अगर प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में खड़ा और कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, तेलंगाना में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि भाई मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, और आप कर्नाटक का मुख्यमंत्री लिखते हैं कि भाई मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। दूसरी बात, आप मुसलमानों के लिए अलग से पॉलिसी ला करके गाड़ी खरीदने पर, व्हीकल पर ये देते हैं, अलग से सब्सिडी देते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम न्याय दिलवाएंगे, तो उनको एक डाटा जारी करना चाहिए ना कि जब 2004 तक, 2000 के पहले, 2014 से 4 से 14, यानी कि आजादी से लेकर के 2014 तक जो उनकी सरकार थी, तो क्या ये सारा समानता थी? क्या देश में बैलेंसिंग थी? कितना बैलेंसिंग किया आपने? आपने दलित से दरी बिछवाई, पिछड़े को पांव पोंछ समझा, और 5 पीढ़ियों से पार्टी एक परिवार के पास रखा। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी। अरे भाई, आपने इस मुल्क को अपनी जागीर समझ लिया है। लोकतंत्र क्या, लोक लाज के लिए भी ठीक नहीं है। और वो ठीक कह रहे थे कि उनका घोषणा पत्र इसी बहाने किसी ने पढ़ा, तो नहीं तो कौन पूछता है कांग्रेस को? आपने घोषणा पत्र की बात कही। विनोद जी, इस घोषणा पत्र में जो पूरी रार है, दरअसल मैं इसको समझना चाहूंगा आपसे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारी जो बात है उसको तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। एक्चुअली है क्या? निखिल जी, हमने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। मैं अखिल जी के ही बात से आता हूं। अखिल जी ने सही कहा है कि 400 पार के बाद जब पीएम ने कहा, और उसके बाद ये हम लोगों ने इस चीज को एक नैरेटिव बनाया था। तो अब ये है कि बात तो पीएम ने सही कहा है कि जब पहला विकसित भारत संकल्प की पहली आप अगर सुने तो पीएम की जो चुनावी सभा थी, तो उसमें अब की बार 400 पार का नारा पीएम मोदी ने अपनी तरफ से लगाया और बीजेपी का 370। अब सवाल है कि उसके अगेंस्ट में आपने शुरू किया कि ये 400 पार क्यों, और 400 पार क्यों के बाद में कांग्रेस ने उसको जोड़ा कि ये 400 पार इसलिए लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना है। ये 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है। आप इस नैरेटिव पे तो पहले फेज तक अपना चुनाव प्रचार करते रहे, तो ये जवाब आपको जब टोंक में पीएम मोदी ने आपके मैनिफेस्टो से दिया, तब आपका वो नैरेटिव अब चेंज हुआ है। देखिए अखिल जी, ये सबसे चीज है, इलेक्शन में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जनता के बीच में जाती है, लेकिन जो बात आज पीएम ने टोंक में तुष्टीकरण की बात की कोई एक बड़ा मुद्दा बनाया है, और सेकेंड फेज आते आते तुष्टीकरण को एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनावी एजेंडा में ला दिया है, तो ये सवाल तो लोग आपसे पूछेंगे कि 500 साल के बाद अगर रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होती है और कांग्रेस पार्टी के कोई कद्दावर नेता, शीर्ष नेतृत्व अभी तक मंदिर इनविटेशन के बाद भी नहीं पहुंची है, तो लोग तो पूछेंगे कि अगर राम मंदिर आपके कम्युनल एजेंडे में आ जाता है, तो फिर ऐसा कौन सा एजेंडा है जब आपके मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की एडवोकेसी की जाती है। चिदम्बरम साहब वहां जाते हैं केरल में, और जब केरल के सरकार विजयन साहब आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो आप कहते हैं कि हम सीए को आते ही बदल देंगे। तो भाई ये तुष्टीकरण की बात जब आपके पे एक चस्पा किया हुआ है, इसको हटाने का आप कभी काम किया नहीं है आज तक। तो पीएम मोदी ने एक तरह से आपका भला किया है कि ये जो आपका था एक डिस्ट्रीब्यूशन का, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का और वेल्थ सर्वे का, फाइनेंशियल सर्वे का, वो आपकी मंशा जो आपकी मैनिफेस्टो में थी, जिसको आप खुलेआम नहीं कह रहे थे, उसको सार्वजनिक कर दिया है और आपके मैनिफेस्टो को कम से कम लोगों के बीच ला दिया है। जी निश्चित तौर पर। और जब ये सारे सवाल उठेंगे, अखिल चौधरी जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 मेरे सवाल के साथ ही आप निश्चित तौर पर आपको मौका दे रहे हैं। न्याय की बात हमने करी है,
आपको मौका दे रहे हैं अखिल जी, उसमें बस मैं कुछ चीजें जोड़ना चाह रहा हूं कि जैसे बहुत सारी जो आपके मैनिफेस्टो में आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद पर आपने प्रश्न उठाया है, आप जब पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, नहीं प्रश्न आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद जो है बहुसंख्यकवाद खतरा, बहुसंख्यकवाद के खतरे की बात कही आपने, तो इससे क्या अर्थ निकाला जाएगा भाई? हमने हिस्सेदारी न्याय की बात करी है। हिस्सेदारी न्याय को प्रधानमंत्री तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा हिस्सेदारी न्याय है वो आदिवासी के लिए है, वो दलित के लिए है, वो ओबीसी के लिए है, वो महिलाओं के लिए है, श्रमिकों के लिए है। बांसवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री ने पहला भाषण में ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया। हम पूछना चाहते हैं कि जो बांसवाड़ा में हमारा कैंडिडेट थे पिछली बार, जो हमारे कांग्रेस के एमपी थे, उनको तो आपने बीजेपी में ले लिया। हमने तो भारतीय आदिवासी पार्टी से वहां पे इंडिया अलायंस में गठबंधन कर उनको सपोर्ट दिया है। अब आप ये बताइए कि हिस्सेदारी न्याय में जब हम आदिवासी समुदाय को मजबूत करना चाहते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, हमने बहुत पहले वो लेकर आए, उससे पहले हम पेशा नहीं, लेकिन बात अखिल जी ये है कि वो सिर्फ फॉरेस्ट राइट एक्ट तक बात नहीं रहती है। मैं कुछ बाइट्स और सुनवा दूं आपको, मैं कुछ बाइट्स और सुनवा दूं। मैं थोड़ा सा धैर्य रखिए अखिल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने दर्शकों को कुछ बाइट्स और सुनवा दें। नहीं, बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सेंसस के तहत पॉलिसी बनाकर संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। बीजेपी बेवजह आरोप लगा रही है क्योंकि संपत्ति तो आयकर विभाग भी जांचता है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कहा खड़गे साहब ने। वो सेंसस के तहत हम पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे। अगर ये हम कहते हैं तो उन्होंने ये कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र बेचे जाएंगे, तुम्हारे घर की गिनती लेके जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति क्या है देखेंगे। अरे संपत्ति क्या है, इनकम टैक्स भी तुम्हारा देखता है, दूसरों की जरूरत क्या है। तो ये ऐसी चीजें लोगों को कह के भड़काना, ये एक तरफ का डिवीजन है। तो ये सवाल उठेंगे कि आखिर जो सर्वे कराने की बात कह रही है संपत्ति को लेकर, ये क्यों है? कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम कहते हैं कि शुरू से ही कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती है, विभाजन के लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। क्या कुछ कहा संजय निरुपम ने, आइए देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही फूट डालो और राज करो इस नीति के ऊपर काम किया है। समाज को धर्म में, जातियों में बांट करके देखना और उसके आधार पर वोटों की पॉलिटिक्स करना कांग्रेस का एक पुराना इतिहास रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन है प्रधानमंत्री जी का जो पूरा भाषण। कांग्रेस पार्टी के एक नेता भरी सभा में किसी से भी पूछ लेते कि तुम ओबीसी हो क्या, तुम्हारी कौन सी जाति है, तो कभी जातियों में बांटना, कभी मजहब में बांटना, ये कांग्रेस पार्टी का एक पुराना राजनीतिक शगल रहा है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कोई पढ़ता वढ़ता है नहीं, फिर भी इस बार के मैनिफेस्टो में निश्चित तौर पर एक कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल इसके ऊपर एक विवेचन किया है कि कैसे एक धर्म विशेष के लोगों का वोट आकर्षित करने के लिए यह बाकी लोगों की पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके उसके साथ एक भेदभाव करने की कोशिश करेंगे। खड़गे जी को डिमेंशिया की बीमारी है, भुलक्कड़ है वो। ऐसे भुलक्कड़ आदमी प्रधानमंत्री जो पूरी तरह से फिट व्यक्ति हैं, उनके सामने बैठ करके क्या चर्चा करेंगे, कौन सी चर्चा करेंगे? ठीक है, तो इस पर चर्चा को जारी रखते हैं। आपने खड़गे जी को भी सुना और आपने संजय निरुपम को भी सुना। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी, अखिल चौधरी और विनोद मिश्रा। धनंजय गिरी जी आपके पास आए, उससे पहले अखिल चौधरी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि सर्वे कराएंगे सारे जो संपत्ति है पॉलिसी बनाकर, और उसके बाद आप अगर उसको रिलेट करें जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि एक क्रांतिकारी फैसला लेंगे, क्रांति लेकर आएंगे, किस क्रांति की बात कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे देश की संपत्ति गलत तरीके से, आप देखिए कि क्या चल क्या रहा है देश में। इलीगल माइनिंग, लीगल माइनिंग के नाम पे जो टेंडर्स दिए जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उसके अलावा तमाम तरह के चीजों में आपके घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आपके उद्योगपति दोस्तों को रातों रात खरबपति बना दिया गया। उसके बारे में जांच होना, उसकी ऑडिट होना तो जरूरी चीज है। इसको आप अगर इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि हम कोई आम आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, हम तो जानते हैं कि आम आदमी एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहा है। हमारा मकसद आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जो आपने अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर लेकिन संपत्ति का सर्वे कराना, माइनिंग और भ्रष्टाचार, ये आपका मैं बहुत देर से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, इसमें माइनिंग और भ्रष्टाचार की बात कहां से आ गई? संपत्ति का सर्वे कराएंगे किस लिए?
संपत्ति उद्योगपतियों की संपत्ति है, हमारे और आपके जो आम यानी कि जो कम्युनिस्ट का फॉर्मूला जो बताया जा रहा है कि सबकी संपत्ति लेकर के और उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा, जो एक जो थ्योरी, आम आदमी के मिडिल क्लास आदमी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं जो संपत्तियां बड़े खरबपतियों ने कमाई हुई हैं, जो एयरपोर्ट खरीदे गए हैं, जो पोर्ट्स खरीदे गए हैं, देश का पैसा जो गरीब आदमी के पास में होना चाहिए था। हमारे हिस्सेदारी न्याय के बारे में मैंने आपको बताया, जो मिडिल क्लास आदमी के पास में, लोअर मिडिल क्लास आदमी के पास में उसके बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए थे, आपने वो बेनिफिट्स अपने करोड़पति दोस्तों को पहुंचाए, तो वो करोड़पति दोस्तों की संपत्ति अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो भी अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति आप लेकर के और जी हम चाहते हैं हमारे देश के लोग अमीर हो। तो ये कौन सी बात हुई? ये किस तरह से बात हुई? आप कह रहे हैं कि जो लोग लेकर के आए हैं, जिनके पास एयरपोर्ट्स हैं, जिन्होंने काम किया, ये कैसे आप तय करेंगे? भ्रष्टाचार का आरोप अगर लगेगा तो वो तो कार्रवाई हो ही रही है, तो आप उनकी संपत्ति कैसे बांटेंगे? ये तो एम्बिगुअस है। ये तो सरकार आएगी तब हम मोदी जी के काम जो करे गए हैं उसके ऊपर ऑडिटिंग भी करेंगे। ठीक है, करिएगा। चलिए ठीक है। धनंजय गिरी जी ये बताइए, क्या ये आपको संभव दिखता है कि एक मेरे अंग्रेजी का वो है कि टू पे पीटर टू पे रॉब पीटर टू पे पॉल, मतलब कि आप एक से छीन के दूसरों को दे देंगे? इस देश में क्या ये संभव है? हमने ये कहा ही नहीं सर। नहीं, आपकी बात का अर्थ तो मैंने यही निकाला। आपकी बात का अर्थ मैं अभी विनोद मिश्रा जी से उसका जस्टिफिकेशन ले लूंगा और उसका आप क्या कैसे बताएंगे? आप बताइए। चलिए, मैं सारी चर्चा या तो आप ही तक सीमित रख दूं, आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए 30 सेकंड्स में। बताइए आप कैसे इसको करेंगे? अखिल जी। सर, हमारा जब देश आजाद हुआ था, क्या हमने उस टाइम पे जो बड़े राजा महाराजाओं की जमीन थी, जो बड़े जो जमींदारों की जमीन सीलिंग लागू हुई थी, ठीक है, हाँ, सीलिंग लागू हुई थी, हाँ, वो लागू चीज हुई थी, भूदान आंदोलन इस देश में हुआ था। तो अभी तो हम ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब आप कह रहे हैं कि इसका मतलब संपत्ति पर जैसे वैसे होगी, उसी तरह संपत्ति पर और धन पर भी सीलिंग लगाएंगे। और क्या तरीका है फिर? मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गलत तरीके से संपत्ति, आप क्यों चाहते हैं कि हमारे देश की संपत्ति गलत? चलिए, आपकी बात आ गई। गलत तरीके से धनंजय गिरी जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करेंगे उनको ये लेकर के गरीबों में बांट देंगे। जी निखिल जी, जो लोग गलत तरीके से संपत्ति जमा किए हैं, लगातार ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है। तो टोटल 5,000 करोड़ के सीज किया गया था, आज 1 लाख करोड़ से ऊपर की सीज की गई है। 22,000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां सीज की गई, तो उसके लिए रोड पर चले आते हैं। अपने 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसको 50 लाख रुपए माँ बेटा गड़प के बैठे हुए हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से दोनों माँ बेटा जमानत पे चल रहे हैं। तो पहले अपने साथ तो अपना तो इंसाफ कर लीजिए। नानक एक ने कही, दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। अब राहुल गांधी को और खड़गे जी को समझने के लिए उस राहुल गांधी बनना पड़ेगा ना। आप राहुल गांधी हो सकते हैं तो बिना राहुल गांधी आप राहुल गांधी को नहीं समझ सकते हैं। तब से ये क्या कह रहे हैं, हमको इस देश को समझ में कांग्रेस नहीं आ रही है। कांग्रेस कंफ्यूज, डिफ्यूज की फ्यूज, ये समझना मुश्किल है। दूसरा, टाटा बिड़ला किसके काल में बने, अंबानी अडानी किसके काल में बने? क्या 2014 से पहले लोग रेहड़ी पटरी लगाते थे, ठेला खोमचे लगाते थे? भाई कांग्रेस लगातार, और कांग्रेस के पीरियड के करप्शन की आज कोर्ट जांच कर रही है। दारू पानी का पानी, दारू का दारू कर रही है, तो उसमें भी कांग्रेस, और जिसने कांग्रेस पर आरोप लगा करके सारे काम किए उसके लिए कांग्रेस खड़ा रही है। कांग्रेस कर क्या रही है? कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सीलिंग एक्ट लगा, क्या वेल्थ का सीलिंग लगा? कम्युनिस्ट कंट्रीज में आज कह दिया है कि भाई आप वेल्थ क्रिएट करिए, आप इंडस्ट्री लगाइए, आप ग्रोथ करिए। आप सारी इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? और असमानता थी तो आजादी से लेकर 60 साल तक किसका शासन रहा? आप कहिए कि हम शर्मिंदा हैं, हमारे पंडित नेहरू ने गलत किया, इंदिरा गांधी ने गलत किया, राजीव गांधी ने गलत किया, तमाम लोगों ने गलत किया, पीवी नरसिम्हा राव ने गलत किया, मनमोहन सिंह ने 5 डिकेड 6 डिकेड देश में आपने गलत किया, आपने अन्याय किया। इस बात को पहले लिखिए कि ये तमाम अन्याय किए गए हमारे द्वारा इस देश पर। आप 5,000 करोड़ का संपत्ति का टक के बैठे हैं। इस मुल्क के तमाम प्रॉपर्टियों पर सारे कांग्रेस। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। विनोद मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप इसको समअप करें थोड़ा जल्दी से, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि किस तरह का एक्ट जो है वो कांग्रेस लाना चाह रही है। देखिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कहीं कोई मुझे लगता है किसी भी समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई करना देश के न्याय के अंतर्गत ही आता है। फिर अब ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? सीलिंग एक्ट, जो लैंड सीलिंग एक्ट है, वो एक दूसरे तरह का कानून है। क्या संपत्ति की सीलिंग लाएंगे? क्या करना चाह रहे हैं? निखिल, मैं सुन रहा था अभी अखिल जी का, ये अखिल जी की ही समस्या नहीं है, ये लगभग कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सारे अध्यक्ष तक जो लीडर हैं उनकी आज की ये समस्या है।
समस्या ये है कि अब वो राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल ही आपने देखा कि सूरत का जो अभी इलेक्शन में आपने देखा जो नॉमिनेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ और वो जो मुकेश दलाल थे बीजेपी कैंडिडेट, उनकी जीत हुई थी। तो आपने देखा कि उस जीत के बाद इतना हाय तौबा, सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान आया कि ये तानाशाही है और ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये संविधान खतरे में है। तो आप सूरत की देखिए हालत, जो वहां वोट भी नहीं डालने दिया गया और बीजेपी के कैंडिडेट को अनअपोज्ड इलेक्शन इलेक्टेड कर दिया गया। ये देश में पहली बार हुआ है। 25 ऐसे सांसद बने हैं जो अनअपोज्ड हुए हैं, जो राजनाथ सिंह भी अभी बता रहे थे अपने इलेक्शन प्रोग्राम में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस का था वो अभी हम पढ़ रहे थे कहीं पे कि वो कैंडिडेट जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपकी पार्टी कहीं संगठन वहां कहीं लोगों के बीच में स्टेट में मजबूती से नहीं लड़ रही है और आप उस पे आपकी पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए अखिल जी, मैं आप जो ये परसेप्शन की लड़ाई बात करते हुए इलेक्शन में आए हैं, ये मैं सिर्फ करता हूं। मैं कोई बीजेपी के जो अभी प्रवक्ता ने बोला है धनंजय जी, मैं उनसे प्रभावित नहीं हूं। मैं सिर्फ चीजें जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप मानिए ना मानिए, आप एक मिनट सुन तो लीजिए। पीएम मोदी ने कहा अर्बन नक्सल के जो आप इन्फ्लुएंस में है, उस बात की बात आप सामने में आपकी है कि आप परसेप्शन बनाते हैं कि देश की संपत्ति को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जब पीएम ने उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जोड़ा तो आप इस पे सफाई देने लगे। सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि आप जो इलेक्शन में उतरे हैं, आपकी तैयारी बता रही है कि आप सिर्फ परसेप्शन पे इस इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं और जब जब परसेप्शन में आपको एजेंडे का जवाब एजेंडे पे दिया जाता है तो आप इस तरह से बौखलाते हैं। आप जो अभी सफाई दे रहे थे, नहीं, आप सीधे सीधे बात कीजिए ना कि अब आप देखिए कि अभी आपको मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूं कि पहली बार संसदीय इतिहास में सबसे लोएस्ट कैंडिडेट का आपका अगर नंबर्स है तो कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस की इतनी बड़ी तैयारी थी तो ये तीसरी फेज का चौथी फेज तक का नॉमिनेशन शुरू हो गया है और कैंडिडेट का देने में अब तक कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे है? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने इस डिस्कोर्स को चेंज किया। जो डेवलपमेंट को लेकर पीएम मोदी ने जो शुरू किया था अभियान, उसको आपने एजेंडे में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है जोड़ा। तो इसका जवाब जो आपको अपीजमेंट पे मिला है तो शायद अब आपको दिक्कत होने लगी है। अखिल चौधरी फिर इस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। आज हमारे पास समय बस इतना ही है। अखिल चौधरी जी, विनोद मिश्रा जी और धनंजय गिरी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां से आगे बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की कि किस तरह से वहां पर फ्री बी और फंड की सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव के बीच आज सीएम सिद्धारमैया अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। आखिर क्यों वो धरने पर बैठे हैं, ये समझने की जरूरत है। सीएम सिद्धारमैया कैबिनेट सहयोगियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। कर्नाटक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम नहीं चलने देने का ठीकरा केंद्र सरकार पर सिद्धारमैया ने फोड़ा है। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि केंद्र सूखा राहत नहीं भेज रहा है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक सरकार के आरोप को खारिज किया था। गृह मंत्री ने इस आरोप को खारिज किया था और कहा था कि सिद्धारमैया का फोकस सिर्फ कुर्सी बचाना है। अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार विकास हित में काम नहीं कर रही है, सिर्फ राजनीति कर रही है। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के विधानसभा परिसर में धरने की शिकायत राज्य बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। इस बीच विपक्षी जेडीएस ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीएस सुप्रीमो कुमारस्वामी ने कांग्रेस के फ्री बी एजेंडे पर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट किया है। कुमारस्वामी का आरोप है कि 25 गारंटी के न्याय पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों को प्रलोभन दे रही है। गारंटी कार्ड के जरिए लोगों को मिलने वाले आर्थिक फायदे गिनाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे घूस कहा है। राहुल गांधी इस बात की गारंटी देते हैं कि खटाखट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। राहुल गांधी ये बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 25 गारंटी के लिए 40 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम आखिर वो कहां से करेंगे।
और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बदले की राजनीति के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। To protest against the politics of revenge unleashed by Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah against 6.5 crore Kannadigas. We are here today to point out that Prime Minister Modi and Shri Amit Shah have unleashed vendetta politics, malice and malafide against the farmers of Karnataka, against the Raita Bandhu of Karnataka. वही कर्नाटक बीजेपी के सचिव का कहना है कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पुलिस पर कर्नाटक सरकार का दबाव है। कर्नाटक में कानून सुव्यवस्था पूरा तरह से बिगड़ते जा रहा है। दिन बाय दिन, डे बाय डे ये बिगड़ती जा रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा दबाव है। तो यह सियासत लगातार कर्नाटक में छाई हुई है और फ्री बी की जो सियासत है वो भी साफ तौर पर समझी जा सकती है, जो इस वक्त जेडीएस के कुमारस्वामी कह रहे हैं। और साथ ही साथ जनता के बीच में तमाम पॉइंट्स को लेकर आना और उस पर नैरेटिव बनाना, ये चुनाव के बीच में निश्चित तौर पर होना है। और कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस वहां पर इन सारे मुद्दों को लेकर आमने सामने है। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान, भारत की स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन। गगनयान को लेकर कैसी है इसरो की तैयारी? कैसे होता है अंतरिक्ष यात्रियों का चयन? कैसे दी जाती है उन्हें ट्रेनिंग? अंतरिक्ष में कैसी होती है उनकी दिनचर्या? अंतरिक्ष यात्रियों की कैसे होती है धरती पर वापसी? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। देखिए हमारी विशेष सीरीज मिशन गगनयान, जल्द ही सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। लोकसभा चुनाव में कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने खास तौर पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि वह आसानी से मतदान कर सके। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्र भूतल पर उपलब्ध होंगे और उन्हें अलग से कतार व प्राथमिकता दी जाएगी। मतदान केंद्र में रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान केंद्रों में सहायता के लिए स्वयं सेवक भी उपस्थित रहेंगे। मतदान केंद्रों में प्रवेश द्वार से मतदान कक्ष तक समतल रास्ते व साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। मतदान पहचान पत्र, एपिक और मतपत्र की कॉपी ब्रेल में उपलब्ध होगी। सुविधाजनक उभरे हुए ब्रेल निशान वाली ईवीएम की सुविधा होगी।
जिन व्यक्तियों को कम दिखता है उनके लिए आवर्धक लेंस या पत्र उपलब्ध होंगे। 85 साल से अधिक उम्र के लोगों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से मतदान की सुविधा होगी। इस सुविधा को पाने के लिए मतपत्र का फॉर्म 12D भरना होगा। इसे पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।